बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 डिफरेंशियल इक्वेशन में। लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ के कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दी। आज हम जाएंगे एक्सरसाइज 6.2 में पावर सीरीज़ में और पावर सीरीज़ का कंसेप्ट यूज़ करके तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और कौन सी तरीके से? वही पावर सीरीज़ के एजम्पशन से। और यहाँ पर भी वही कंपेयर करेंगे वही रिज़ल्ट के साथ जो हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस चैप्टर में। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, 21 से 30 क्वेश्चन तक करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने 21 क्वेश्चन सोल्व कर दी। आज हम जाएंगे 22 क्वेश्चन की तरफ और हम वही एज्यूम करेंगे वही क्वेश्चन को और इस तरह सोल्व करेंगे। और लास्ट में हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मालूम करेंगे और इसके साथ हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आया है इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो सोल्व करते हैं। तो जिस तरह मैंने 21 नंबर क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू एजम्पशन में बता दी, इस तरह y डैश की वैल्यू बता दी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही एजम्पशन जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। समझ गए? तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर भी पहला ऑर्डर का इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे और पहला वही y की वैल्यू एज्यूम करेंगे और पुट करेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होता है? ये हमारे पास cn × x पावर n के और समेशन के बराबर होता है। इस तरह पहला डिफरेंशिएशन में हम समेशन n स्टार्ट से 1 होता है और यहाँ पर n अपनी जगह पर और पावर 1 कम होता है। अब क्या करेंगे? तो दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या था कि हम यहाँ पर एजम्पशन करेंगे डमी वेरिएबल के ज़रिए। तो हम देखेंगे कि इसका पावर कहाँ से स्टार्ट होता है और इसका पावर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले हम लिखेंगे कि इक्वल टू इसका पावर n-1 से स्टार्ट होता है। जब यहाँ 1 पुट कर दे तो ये भी 0 से स्टार्ट होता है और ये भी 0 से। तो डायरेक्टली हम डमी वेरिएबल का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? डमी वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम वो कोएफिशिएंट लेंगे जो एज्यूम करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर भी मैंने एज्यूम कर दिया ये इसका पावर और इसका पावर और के ज़रिए। अब क्या करेंगे? इसका जो समीशन है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 जब पुट करेंगे इसमें तो 1 - 1 से क्या आता है? 0। तो k = 0 पुट करेंगे। समझ गए? इस तरह हमारे पास k+1 n की जगह मैं क्या पुट करूँगा? तो -1 वहाँ ले जाओ तो +1। तो k+1 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया इनकी जगह। इस तरह इस n की जगह भी इस n की जगह भी तो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर k = n पुट करेंगे क्योंकि इसका पावर इक्वल टू n है। इस तरह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास k = 0 हो जाएगा। अब दोनों का समेशन सेम हो गया तो दोनों का समेशन कॉमन लेंगे और इसका पावर x पावर k और इसका x पावर k कॉमन लेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रह जाएगा? k+1 रह जाएगा, c पावर k+1 × -ck रह जाएगा 2ck। यहाँ पर 2 भी रह जाएगा क्योंकि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया गया है। अब वो x पावर k अपनी जगह पर। अब हम क्या करेंगे? हमारा चौथा स्टेप क्या होगा इसमें कि हम यहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से जो कोएफिशिएंट आए हैं वो इसको हम 0 के बराबर लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि आया यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है कांस्टेंट या नहीं है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्टली हम इसको 0 के बराबर लेंगे। इसमें हमारा स्टेप क्या होगा? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? c की जो ज़्यादा सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसको लेंगे। तो ck+1 इससे बड़ा है तो इसको यहाँ पर छोड़ेंगे और जो बाकी रह गए तो इसको वहाँ ले जाएंगे और बाकी सिर्फ ck+1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ck+1 की वैल्यू फाइंड कर दो, ये 2ck वहाँ ले जाओ तो +2ck हो गया और यहाँ पर k+1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में पाम में आ जाएगा। अब k किस से स्टार्ट हुआ है? तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपके साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं है तो k की वैल्यू डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होगा। समझ गए? अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले k = 0 पुट करूँगा यहाँ पर इस गिवन में। तो इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 कह दे तो भी सही होगा। तो पुट k = 0
यहाँ पर लिख दें पुट के इक्वल टू 0 एन 1। तो 1 में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर सी 0 + 1, 0 + 1 से क्या आता है सी 1 आएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह इक्वल टू 2 अपनी जगह पर आ जाएगा और 0 + 1 से क्या आता है 1 आता है, तो हम इसको नहीं लिखते। फिर सी और के हमारे पास क्या हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा, मैंने 0 पुट किया है तो 2C0 आ जाएगा। इस तरह आप और भी फाइंड कर सकते हैं कि के इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो जब के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो C2 आ जाएगा और यहाँ पर C3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है, मैंने लिख लिया है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब C1 अपनी जगह पर आ जाएगा, समझ गए। तो C1 कहाँ से आ गया, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ से समझ गए। तो 2C1 इक्वल टू 4/2, ये 4/2 C2 डिवाइड C1 की कैसे हो गया, यानी यहाँ पर मैंने C0 की वैल्यू यहाँ पर C1 था ना, तो C1 किसके बराबर था 2C0 के, तो यहाँ पर 2C0 जब पुट करेंगे C1 की जगह तो 2/2 अपनी जगह पर, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे तो 2C0 हो जाएगा, 2 to the power 4C0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इस तरह C3 भी फाइंड कर दो, C2 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, तो ये पुट कर दो यहाँ पर 4 to the 8 हो जाएगा, इसके साथ 4 to the 8 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 3 the 6 हो जाएगा, तो 8/6। इस तरह 2/8 इससे 2/4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर पुट के इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इस तरह पुट के इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो इस तरह एक एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास k+1 है, इस तरह ये जाएगा एंड सो ऑन। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हमारे पास किसके बराबर होता है, y मैंने आपको बता दिया है कई बार कि एनी स्टार्ट फ्रॉम 0 to up to infinity, जो गिवन पावर सीरीज है वो वाले y मैं आपको बताता हूँ, न्यू क्यू y नहीं आया है, Cn2x⁴n, समझ गए। तो इसमें पुट कर दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसका वैल्यू पहला वो 0 पुट कर दो तो C0 हो जाएगा, और x⁴0 किसके बराबर होता है 1 के, प्लस जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा, इस तरह 1 यहाँ पर भी पुट कर दो तो इससे x हो जाएगा, इस तरह प्लस C2x² हो जाएगा, इस तरह प्लस C3x³ हो जाएगा, इस तरह जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर C0 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर C0 की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, वो C0 डायरेक्टली है, हमारे पास C0 की वैल्यू नहीं आई है, प्लस 2C0x, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू किसके बराबर है, C1 2C0 के बराबर है, तो 2C0 पुट कर दिया। इसके बाद C2 किसके बराबर है, C2 इसके बराबर है, C2 किसके बराबर है 4/2 × C0, तमाम वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब सारों में C0 सारों में C0 है, तो सारे C0 कॉमन ले लो। तो मैंने आपको बताया भी है कि अगर 2 आ गए यानी C0 और C1 आ गए तो हम उसमें क्या लेंगे, एक में हमारे पास पावर सीरीज एक ऑड फंक्शन में हो जाएगा और एक इवन फंक्शन में, तो जब ऑड फंक्शन में हो जाएगा तो ऑड के लिए ऑड लेंगे और इवन के लिए और इवन लेंगे, तो यहाँ पर C0 हमारे पास इस पाम में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसका असल पाम लिखेंगे, और इसका पाम किस तरह लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूँ। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा 2x⁴n और समेशन x n स्टार्ट फ्रॉम 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n 0 पिक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और 2x⁴0 किसके बराबर होगा 1 से, समझ गए। इस तरह जब 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, इस तरह जाएगा, समझ गए। अब C0 अपनी जगह पर, और ये आपने पढ़ा है कि ये किसके बराबर होता है e⁻²x, अगर पता नहीं तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से वॉल्यूम कर दो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है e⁻−p(x) और dx के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ पर p(x) को देखेंगे कि p(x) किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारे पास p(x) किसके बराबर है। p(x) हमारे पास ये है, जो नंबर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में दूसरे टर्म्स पर होता है इसको हम p(x) कहते हैं, समझ गए। इसको p(x) कहता है, इसको q(x) कहते हैं। मैंने आपको बताया भी है लास्ट लेक्चर्स में, जिस तरह मैंने वहाँ पर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पढ़े थे।
तो यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर मैं -2 को पुट करूँगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, फी ऑफ एक्स की जगह -2 हो जाएगा। इस तरह माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 अपनी जगह पर और dx आ जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रल जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दी, यहाँ इंटीग्रल ऊपर है, समझ गए। तो जब इंटीग्रल dx पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, तो e⁻2x। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं इन तमाम सीरीज़ की तरह, समझ गए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखो, तो वही क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया, तो इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला डिफरेंशिएशन मैंने लिख लिया है। अगर ये आपको याद हो कि हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करते थे तो पहला डिफरेंशिएशन लिखते थे, और y की वैल्यू किसके बराबर होता है, cn×x⁻n के। तो मैंने x⁻n कर दिया, और यहाँ पर जब x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने 2 ऐड कर दिया, डायरेक्टली मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम डमी वेरिएबल को बनाएंगे। इसका पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 जब पुट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 से स्टार्ट होता है। अब इसका पावर ज़्यादा है इससे, तो क्या करेंगे, इसको और भी बढ़ाएंगे ताकि हमारे पास ये भी इसके बराबर आएंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते, लेकिन ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻0 हो जाएगा। इस तरह जब 2 पुट करेंगे तो x⁻1 हो जाएगा। इस तरह जब 3 पुट करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो 2 नंबर हम इसको आइट्रेट करेंगे, तो जब आइट्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास k+3 हो जाएगा। इस तरह मैंने ये k+3 कर दिया, समझ गए। और k+3 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर मैंने k-2 क्यों लिख लिया, आप वो अभी कंफ्यूज होंगे। तो आगे जब मैं क्वेश्चन कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि k=-2 मैंने क्यों कर दिया। k-2 भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये स्टेप आप छोड़ना, समझ गए। इस स्टेप पर आप कंफ्यूज होंगे, तो डायरेक्टली ये स्टेप करना कि यहाँ पर हम इसको अगर आइट्रेट कर दें, तो जब आइट्रेट कर देंगे तो पहला टर्म लिख लो तो c1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 1 पुट कर दे c1 आ जाएगा, और 1 यहाँ पर पुट करें x⁻1 -1 से क्या था, x⁻0, तो मैंने 1 लिख लिया। इस तरह 2 पुट कर दे, तो जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा और x⁻1 हो जाएगा, समझ गए। अभी क्लियर हो जाएगा। तो जब इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका पावर 2 से स्टार्ट होगा, जो दोनों की पावर अभी सेम हो गए, तो k समीशन क्या हो गया, तो दोनों का समीशन अभी सेम हो गया। कैसे हो गया कि इसका समीशन अभी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि n और cn×x⁻n-1 है, तो इसका समीशन क्या हुआ, n स्टार्ट हो गया कहाँ से, यहाँ 1 था तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो गया। अब डमी वेरिएबल बनाओ, यहाँ पर डमी वेरिएबल यहाँ पर k=n-1 है, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका पावर भी 2 से स्टार्ट होगा, दोनों का पावर 2 से स्टार्ट होगा। जब n=3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका समीशन 2 से स्टार्ट हो गया और इसका समीशन भी 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं हो सकता तो अब इसका पावर क्या कर दो, इसका पावर दोनों का 0 कर दो, यानी 2 दफ़ा इससे माइनस कर दो, तो ये आपको इस तरह ले जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले मैंने इसका पावर क्या कर दिया, 2 बार माइनस कर दिया, ताकि यहाँ पर ये इसका पावर के साथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 2 दफ़ा जब इसको हम माइनस कर दें तो वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर किसके बराबर है, इसके पावर किससे स्टार्ट होता है, 2 से, और इसका पावर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने इससे माइनस कर दिया। तो जब माइनस करेंगे तो 2 दफ़ा माइनस कर दो, तो जब ये मैंने आइट्रेशन अप्लाई कर दी तो ये हमारे पास दोनों ये इसके बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेप तमाम अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पर जो k3 लिखा था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर k=3 भी लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये कंसेप्ट अप्लाई कर दी, तो आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। अब वो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे। यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और c2 की वैल्यू क्या है, x⁻0, तो दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, यहाँ पर x की अगर आप देखें तो यहाँ पर x कोई नंबर है नहीं है, इस तरह x कोई नंबर है नहीं है,
इस तरह मैंने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर दिया और x पावर 0 x1 की, तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, वो 0 के बराबर है। तो दोनों C1 और C2 के क्या हो गए, 0 हो गए। अब क्या करूँगा, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट रह गए तो मैंने उस अपनी जगह पर लिख लिया। अब ये इन दोनों में कौन सा बहुत बड़ा है, तो दोनों में CK+3 बड़ा है, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/K+3 रह जाएगा और यहाँ पर CK अपनी जगह पर मैंने लिख लाया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर C हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कहाँ है, क्या है, 0 है। तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो C3 किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 इंटू C0। इस तरह C4 किसके बराबर आ जाएगा, C4 और C5 किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के। क्यों, क्योंकि जब हम C4 पुट करेंगे यानी K इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो K इक्वल टू 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर K इक्वल टू 1 पुट कर दो तो क्या C4 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पर C1 आ जाएगा डिवाइड बाय K+3। तो यहाँ पर हमारे पास 1+3 हो जाएगा इक्वल टू C1 किसके बराबर है, 0 के। तो डायरेक्टली 0 लिख लो। इस तरह C2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह ये C6 आ जाएगा, C7 आ जाएगा। तो C7 C8 दोनों 0 हो जाएगा। इस तरह C9 आ जाएगा, इस तरह C10 आ जाएगा और C11 और C12 0 के बराबर आ जाएगा। अब y की वैल्यू किसके बराबर होता है, C0 C1 ये तमाम वैल्यू बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। C0 किसके बराबर है, C1 किसके बराबर है, C1 C2 दोनों 0 के बराबर है। तो दोनों हमने ख़त्म कर दिया, डायरेक्टली C0 लिख लिया और डायरेक्टली ये लिख लिया, C3 लिख लिया। C3 की वैल्यू क्या है, तो मैंने ये वैल्यू लिख लिया, समझ गए। इस तरह C4 ये तमाम वैल्यू मैंने लिख लिया। अब सारों में C0 कॉमन है तो सारों में C0 मैंने कॉमन कर दिया। तो ये तमाम एलिमेंट जो रह गए वो अपनी जगह पर मैंने लिख लिया है। अब इसका कॉमन यानी जनरल टर्म क्या होगा, तो मैंने जनरल टर्म इससे पॉइंट किया है x³ डिवाइड बाई 3। यहाँ पर वो 0 अगर हम पुट कर दे तो 0 से स्टार्ट लेंगे और वही n पिक्टोरियल लिखेंगे यानी 1 2 3 ये तमाम एलिमेंट इस तरह जाते हैं। तो n पिक्टोरियल लिखा है और ये अपनी जगह पर लिखा है और n स्टार्ट किया है। अब अगर इसका तरीका नहीं आता तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेटेड फैक्टर से बताता हूँ। देख लें यहाँ पर हमारे पास p(x) क्या है, p(x) हमारे पास ये टर्म दिया गया है -x² है। तो यहाँ पर p(x) पुट कर दो और हमारे पास ये तरीका तो हमें आता है e पावर -p(x) और -p(x) किसके बराबर है, x पावर स्क्वायर है। तो x पावर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल ले लो तो माइनस को कॉमन कर दो और यहाँ पर x³/3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखो तो पहला डिफरेंशिएशन लेंगे तो इस तरह y की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो x⁻³ + f हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम डमी वेरिएबल बनाएंगे। तो डमी वेरिएबल इसकी पावर को देखो तो कितना नंबर इससे छोटा है। तो यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर माइनस है तो इससे माइनस करेंगे, समझ गए। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर k+4 लिख लो, यहाँ पर CK+4 और तमाम एक एलिमेंट इससे ज़्यादा करेंगे जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि k-3 है। जब इसको वहाँ ले जाए तो एक नंबर इससे ऐड करेंगे तो k+4 इस तरह k+4 और ये k+3 आ जाएगा। इस तरह ये अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ हम चेंज करेंगे क्या, k और इनकी जगह k पुट करेंगे, समझ गए। अब क्या करेंगे, तो इसका एलिमेंट इससे बराबर करेंगे। तो किस तरह, ये 3 एलिमेंट यहाँ पर पुट करेंगे। पहले 3 एलिमेंट यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये तमाम एलिमेंट अपनी जगह पर आ जाएगा और k स्टार्ट 0 से हो गया। इस तरह ये अपनी जगह पर मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे x का x² का और यहाँ पर 3 एलिमेंट ऐसे रह जाएंगे। तो C1 C2 C3 0 के बराबर आ गया और ये तमाम एलिमेंट भी 0 के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, CK+4 अपनी जगह पर छोड़ो तो हमारे पास CK+4 की वैल्यू आ जाएगी। तो CK+4 की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट k = 0 पुट करेंगे। जब k = 0 पुट करेंगे तो ये C4 आ जाएगा। इस तरह -1 यहाँ पर C0 आ जाएगा और डिवाइड बाई k क्या था, 0 था तो 0+4। इस तरह C5 C6 C7 0 के बराबर आ जाएगा, C8 आ जाएगा।
इस तरह C9 आ जाएगा। तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन कर दिया इस तरह ये भी है। यहाँ पर C0 कॉमन लेंगे तो C0 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इंटीग्रल फैक्टर से हम फाइंड कर सकते हैं। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखो तो हमारे पास 1 - x इंटू वाई डैश माइनस वाई है। तो यहाँ पर भी पुट करेंगे, वही तरीक़ा से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इस तरह वाई डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि 1 - x एक ज़्यादा नंबर आ गया। तो 1 - x से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया कई बार कि वो किसके बराबर होता है, n × c n × x पावर n-1 के बराबर होता है। तो अब इसके 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपनी जगह पर आ गया। अब जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो c पावर x पावर n आ जाएगा। समझ गए, ये बात याद रखना। -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये मैंने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर ck + 1 अपनी जगह पर लिख लेंगे। यहाँ पर इन तमाम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 0 जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो दोनों की सेम पावर है। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, k = 0 पुट करेंगे। इस तरह जब पहले टर्म आ जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में जब हमारे पास ये C1 और C2 C0 हमारे पास किसके बराबर है, ये 0 के दोनों के बराबर है, इसलिए C1 = C2। और यहाँ पर C1 - C0 कहाँ से आया, तो पहला टर्म हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब देख ले, यहाँ पर एक पावर इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक पावर इसमें ज़्यादा है और एक पावर इसमें ज़्यादा है। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह पुट कर दिया और k + 1 यहाँ पर ऐड कर दिया। समझ गए। और मैंने k + 1 क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि ये पावर इससे थोड़े ही कम थे, यानी ये पावर इससे और इससे कम थे, इसलिए मैंने लिख लिया। अब ये पावर k = 1 हो गया, ये अपनी जगह पर और ये वाला अपनी जगह पर। तो यहाँ पर मैंने इसको आइट्रेट कर दिया तो C1 - C0 आ गया और ये अपनी जगह पर तमाम आ गया, यानी ये वाला एलिमेंट तो ये वाले एलिमेंट के साथ रह गया। समझ गए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर C1 और C1 के बराबर हो गया और ck + 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी ये एलिमेंट तमाम अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले k = 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और यहाँ पर ck के बराबर आ जाएगा। ck किसके बराबर है, तो वो ck जब हम पुट करेंगे 1 तो C1 के बराबर आ जाएगा। तो C2 C1 के बराबर आ गया, तो C2 C1 के भी बराबर है, C0 के भी बराबर है। इस तरह जब C3 पुट करेंगे तो वो C2 के बराबर है, वो C0 के भी बराबर है। तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो सारे एलिमेंट C0 के बराबर हम लेंगे। तो जब सारे एलिमेंट इस तरह C0 के बराबर लेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा, C0 अपनी जगह पर 1 - x आ जाएगा और यहाँ पर इसका जनरल टर्म मालूम करो तो नेचुरल लॉग 1 - x आ जाएगा। और ये नेचुरल लॉग का असल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप खुद ही देख लें। समझ गए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखो, आपके साथ क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर 2 ज़्यादा है और प्लस दोबारा दिया गया है। तो वही कंसेप्ट अप्लाई कर दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया और -2 अपनी जगह पर और y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी पावर को देखेंगे कि इसका पावर कहाँ से स्टार्ट है, इसका पावर। तो इसका पावर हमारे पास एक इससे कम है, तो इसका पावर हम इसके साथ प्लस करेंगे तो k + 1 हो जाएगा। और जहाँ पर x पावर n-1 है तो k हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर x पावर k, यहाँ पर x पावर k अपनी जगह पर आ जाएंगे। समझ गए। अब क्या करेंगे, जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया इस तरह यहाँ पर भी दोनों सेम आ जाएगा, यानी C1 और C0 दोनों के बराबर आ जाएंगे। समझ गए। यानी 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है तो दोनों हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले k = 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है मैंने अपनी जगह पर लिख लिए। अब x पावर k मैंने कॉमन कर दिया। अब जो नंबर रह गए यानी ck + 1 की वैल्यू पुट कर दो तो ये हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएंगे।
समझ गए। इस तरह जब k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो k इक्वल टू 1 पुट कर दो तो C2 आ जाएगा और ये हमारे पास C1 आ जाएगा। तो C1 किसके बराबर है, C0 के। इस तरह C0 और C4 0 के बराबर आ जाएंगे। जब हम तमाम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास C0 और 1 + 2x और इस तरह आ जाएगा। समझ गए। तो ये एलिमेंट इस तरह आ जाएगा। इस तरह जब हम पुट करेंगे तो जितने टर्म भी हमारे पास C5 आ जाएगा तो C5 किसके बराबर है, यहाँ पर C4 आ जाएगा। यानी जब 4 पुट करेंगे k की वैल्यू में तो हमारे पास 0 हो जाएगा, C5 भी 0, C6 भी 0। तो तमाम वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। इस तरह यही हमारे पास सिर्फ एलिमेंट क्या रह जाएंगे, 1 + 2x + x²। तो यह ये फार्मूला है a² + b² + 2ab। तो डायरेक्टली मैंने ये फार्मूला लिखा है। क्योंकि इनके आप चेक लें तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे C4 के बाद C5 C6 C का तमाम 0 के बराबर आ जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 टर्म आ जाएंगे, ये हमारे पास इसके बराबर हो गए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखो, y डबल डैश -y इसको सोल्व करते हैं। तो पहला डबल डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया है, इसके बाद पहला डेरिवेटिव मैंने लिखा है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को देखेंगे। तो इसका पावर दोनों का क्या है, सेम है। तो k इक्वल टू हम क्या करेंगे, k इक्वल टू यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कंसेप्ट कि इनका जो पावर है n-2 के बराबर लेंगे। इस तरह यहाँ k इक्वल टू n के बराबर लेंगे। इस तरह दोनों का पावर क्या हो गया, सेम है। तो दोनों पावर का सेम, लेकिन यहाँ पर k + 2 को क्या करेंगे, या इनकी जगह क्या करेंगे, k + 2 करेंगे। और यहाँ पर k + 2 जब करेंगे तो -1 करेंगे। तो 2 से 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। इस तरह ये एलिमेंट आ जाएगा। तो मैंने इसको एलिमेंट को अपनी जगह पर लिख लिया। अब समेशन को कॉमन कर दिया, दोनों से समेशन कॉमन कर दिया और x⁴k कॉमन कर दिया। तो ये एलिमेंट तमाम रह जाएंगे। अब ck + 2 की वैल्यू फाइंड कर दो तो ck / k + 2 × k + 1 आ जाएगा। अब k की वैल्यू 0 1 2 इससे स्टार्ट हुआ है। तो पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने k इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो हमारे पास C0 / 2 × 1 आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर दें तो 0 जब पुट करेंगे 2 आ जाएगा सिर्फ और 1 आ जाएगा। इस तरह C3 आ जाएगा, इस तरह C4 आ जाएगा। तो तमाम की वैल्यूज़ मैंने डायरेक्टली पुट किया है और ये तमाम एलिमेंट जो आ गए तो वो C0 और C1 पाम में आ जाएंगे। समझ गए, आप खुद ही देख सकते हैं। वही तरीका मैंने अप्लाई कर दिया जिस तरह तमाम क्वेश्चन में मैंने अप्लाई हुआ है। तो इसके बाद मैंने लास्ट में y की वैल्यू फाइंड कर दी। y की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, C1 C0 ये Cx² C3²। तो सारे की वैल्यू मैंने इस तरह फाइंड किया है। अब C0 किसके बराबर होता है, तो आप C0 यहाँ लिख ले। तो यहाँ पर C0 हमारे पास C0 के बराबर है। C0 + C1 किसके बराबर है, तो C1 C2 C3 की वैल्यू मैंने फाइंड किया है। तो दोनों की वैल्यू C1 C0 की पाम में आ गया। तो एक C0 कॉमन कर देंगे और इस तरह C1 की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये अगर आप देख ले तो ये हमारे पास कौन सा सीरीज हो गया, x⁴2n और x⁴2n + 1। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि ये एक साइन है और एक क्या है, इवन है। तो इवन फंक्शन के लिए हम डायरेक्टली cos x लिखते हैं और cos के लिए जो हमारे पास और फंक्शन होता है तो साइन हाइपरबोलिक x लिखते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, आप वहाँ से देख लें। समझ गए। इस तरह cos हाइपरबोलिक e⁴x के बराबर होता है और इस तरह e⁻x - x के बराबर होता है। तो मैंने डायरेक्टली इसका जनरल टर्म लिखा है, आप खुद ही देख लें। समझ गई। आप क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखो तो ये भी वही क्वेश्चन है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो आप खुद ही कमेंट में बता सकते हो। तो ये वही क्वेश्चन है। तो तमाम डमी वेरिएबल मैंने अब बनाए हैं और ck + 2 की वैल्यू मैंने फाइंड किया है। इस तरह C1 C2 C3 सारे वैल्यू मैंने आपको फाइंड किए हैं। तो अब C0 Cn सारे वैल्यू मैंने आपको फाइंड कर दिया। अब C0 अपनी जगह पर आ जाएगा, C1 अपनी जगह पर। और C0 किसके बराबर, C2 किसके बराबर है, C0 × x² के बराबर है। इस तरह C3, इस तरह तमाम वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, आप खुद ही देख लें। तो अगर कंफ्यूजन हो तो सारा क्वेश्चन मैंने वही किया है। समझ गए, इसमें कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है। इस तरह 29 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी मैंने वही क्वेश्चन किया है। यहाँ पर सिर्फ एक कंसेप्ट है कि यहाँ पर हम y डैश को यहाँ ले आएंगे। तो सारा वही क्वेश्चन मैंने अप्लाई कर दिया, ck + 2 पॉइंट किया है और इस तरह सारा क्वेश्चन मैंने वही तरीके से पॉइंट किया है। तो आप पॉइंट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तमाम वैल्यूज़ आ गई और इसके बाद मैंने डायरेक्टली इसका वैल्यू जो असल है वो मैंने b पॉइंट किया है।
और इसका मैंने डायरेक्टली इसका जनरल टर्म भी लिखा है और ई पावर एक्स किसके बराबर होता है, ई पावर एक्स किसके बराबर होता है, मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो इस तरह आंसर भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखो तो वाई डबल डैश फाइंड किया है, वाई डैश फाइंड किया है और वही जनरल टर्म मैंने यहाँ पर भी फाइंड किया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता कि वहाँ पर 2 नहीं था, समझ गए। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। सबसे पहले k = 0, k = 1, k = 2, इस तरह सारे वैल्यू मैंने फाइंड किए हैं। C1 C2 सारे वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इस तरह हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आ गया, C0 और C1 फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास अब क्या रह जाएगा, C1 और C2। इसका जनरल टर्म मैंने डायरेक्टली लिखा जो इस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया। तो जनरल टर्म के बाद मैंने वही ऑक्सिलरी फॉर्म बना दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।